हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं पीटी 365, जो कि हमारी यहाँ पे साइंस एंड टेक की होगी। ये पार्ट थर्ड है, क्योंकि इससे पहले पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड आ चुकी है। तो आई होप कि आप लोग वो सारे लेसन्स देख लिए होंगे। नहीं देखे हो तो प्लीज़ देख लीजिए। और मैं यहाँ पे जो आपकी फॉलो कर रही हूँ वो विजन आइज की ही मैगजीन है, साइंस एंड टेक की, जो पीटी 365 है। तो इसी से मैं पीपीटी बनाकर आप लोग को यहाँ पे लेसन प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके, सो प्रीवियस लेसन देखने के लिए आपको बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करनी है। प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो। लास्ट लेसन में मैं कुछ क्वेश्चंस पूछी थी, उसके आंसर मैं आज बता देती हूँ। और आज फिर से आपके लिए कुछ फ्रेश क्वेश्चंस है, जिसकी आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देनी है। तो अगर जिस बच्चे ने देख ली है तो आप लोग को यहाँ पर रिवीजन हो जाएगी। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि उससे भी आप लोग को काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ओके, फिर आप लोग आंसर दे सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन आंसर देखते हैं, फिर हम लोग आज की लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन है जो कि मैं लास्ट लेसन में पूछी थी कि व्हाट इज़ ग्लैंडर, ग्लैंडर है क्या। सेकंड, आपको बताने की कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च करी है सांस, तो ये किस डिजीज़ के लिए है। सेकंड, आपको बताने की कौन सी यहाँ पे 2 कंट्री है जिनको यहाँ पे WHO के द्वारा रिकॉग्नाइज़ किया गया है मलेरिया फ्री। और फोर्थ है कि ट्रू नेट, ये किस डिजीज़ से रिलेटेड है। आइए सबके आंसर देख लेते हैं। ग्लैंडर्स की बात करूँ तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी ने रिलीज़ करी है नेशनल एक्शन प्लान, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे ग्लैंडर्स को कंट्रोल करेंगे और इरेडिकेट करेंगे। तो मिनिस्ट्री का नाम याद रखना है कि कौन सी मिनिस्ट्री के कारण ये काम आपका किया जा रहा है। क्योंकि क्या होगा ना कि यहाँ पे ग्लैंडर्स आप देखोगे तो ध्यान में तो रहेगा कि चलो किस तरीके की बीमारी थी। तो ध्यान में क्या रहता है ना कि अगर डिजीज़ से कोई भी चीज़ अगर रिलेटेड है तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वो सबसे पहले आती है। लेकिन यहाँ पे आप लोग को इसलिए ध्यान देना होगा, जहाँ पे भी आप लोग को अपने उम्मीद से अलग होकर आप लोग अगर कोई भी चीज़ दिखती है ना, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पे ग्लैंडर्स देखिए है क्या, एक कंटेजियस और फैटल डिजीजेस है इक्वीन्स की। यानी कि यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा कि हॉर्सेस, डोंकी और म्यूल्स में ये एक तरीके का बीमारी हो जाता है। और ह्यूमंस भी इससे आपकी जो है इस डिजीज़ से अफेक्ट हो सकते हैं। तो एक तरीके का जूनोटिक डिजीज़ भी आप लोग कह सकते हो। और ये काफ़ी कंटेजियस है, यानी कि ये फैलता भी है और काफ़ी फैटल डिजीज़ है। इससे काफ़ी ज़्यादा लार्ज नंबर पे हॉर्सेज हो या डोंकी हो, इन सब की जो है डेथ हो जाती है। तो ये एक डिजीज़ है जिसको यहाँ पे रोकने की बात की जा रही है। और ये रोकने के लिए यहाँ पे नेशनल एक्शन प्लान लाया गया है, जिसमें कि कंट्रोल एंड इरेडिकेशन ऑफ ग्लैंडर है। और इसको किस मिनिस्ट्री के अंदर रखा गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इसको देखेगी। सेकंड इज निमोनिया। निमोनिया है जो कि यहाँ पे मैं क्या पूछ रही हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने सांस लेकर लॉन्च की है। तो सांस यहाँ पे जो लॉन्च किया गया है ये आपका किस डिजीज़ के लिए है, तो ऑब्वियस है ये निमोनिया के लिए है। ये एक लंग इन्फेक्शन होता है और कॉमनली ये वायरस या फिर बैक्टीरिया के द्वारा आपको इन्फेक्ट होते हुए दिखेगा। ये इन्फेक्शंस जो है जनरली आपका जो भी इन्फेक्टेड पीपल्स के अगर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हो तो फिर निमोनिया होने की चांसेस हैं। थर्ड वन इज़ कि WHO ने यहाँ पे मलेरिया फ्री अभी रिकॉग्नाइज करी है 2 कंट्री को, डैट इज़ अल्जेरिया एंड अर्जेंटीना। एंड ट्रू नेट इज़ टीबी, ये टीबी से रिलेटेड डिजीज़ है, मीन्स यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस है, जिससे रिलेटेड आपका यहाँ पे ट्रू नेट लाया गया है, जिससे कि डायग्नोसिस आपकी जो है और भी ज़्यादा यहाँ पे बेटर तरीके से हो सकती है। अब देखते हैं एक रिवीजन क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पे आप लोग देखोगे कि लास्ट लेसन में जो भी हम लोग पढ़े वो तो आपको देखने को मिलेगा। साथ ही स्टार्टिंग की भी मैं यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। सो व्हाट इज़ कोलेस्टीन, ये आपको बताने की कोलेस्टीन है क्या। कुछ भी जो भी आपके दिमाग में है, जो भी आपको याद है, उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और आपको बताना है कि कौन सी यहाँ पे ये एक जगह है जहाँ पे आपका जो है देखने को मिला है कि रीजंस है, मीन्स किस चीज़ के कारण ये आपको रीजंस देखने को मिला है कि सांबर लेक में बहुत सारे बर्ड्स की डेथ हो गई है, वो भी राजस्थान में। तो सांबर लेक आपकी राजस्थान में है, यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स की डेथ हो गई है। तो किस रीज़न के कारण हुई है ये आपको बतानी है। मे बी ये कोई डिजीज़ हो जाने के कारण हुआ है, तो इसके बारे में आपको बतानी है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल के बारे में आपको बतानी है। सबसे पहली बात ये बतानी है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो क्रूज़ मिसाइल है इसकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक बताइएगा। सेकंड बताइएगा कि ब्रह्मोस की मीनिंग क्या है, कौन सी 2 रिवर मिलकर इसका नाम रखा गया है, और कौन सी 2 कंट्री के द्वारा यहाँ पे आपका कोलैबोरेशन से ये इस तरीके की क्रूज मिसाइल बनाई जा रही है। फोर्थ वन इज़ व्हाट इज़ डेटा लोकलाइजेशन, इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। डेफिनेशंस भी पता होना चाहिए, अपने शब्दों में अपने लैंग्वेज में लिखने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। सो दीज आर द 4 क्वेश्चंस विच इज़ वेरी बेसिक एंड आई होप कि आप लोग इसका आंसर ज़रूर दोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की आर्टिकल। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की पीटी 365 विजन आइज की। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे मेडिकल डिवाइसेस के बारे में। मेडिकल डिवाइसेस में सबसे पहली जो आर्टिकल है वो है गवर्नमेंट नोटिफाई करी है कुछ मेडिकल डिवाइसेस को एज ए ड्रग्स। तो न्यूज़ में क्यों है, रिसेंटली हम लोग देखे कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो यहाँ पे नोटिफाई कर रही है कि 1 अप्रैल 2020 के स्टार्टेड से यहाँ पे सारे मेडिकल जो इक्विपमेंट है ना उसको ड्रग्स जैसा यहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा। और किस कानून के अधीन ये किया जाएगा, तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत जो है
जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनको यहाँ पे ड्रग्स कहा जाएगा। और देखते हैं न्यूज़ में क्यों है। एज़ पर द न्यू नोटिफिकेशन के हिसाब से देखें सारे डिवाइसेस कहने का मतलब है इसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट भी आ सकते हैं या फिर इम्प्लांट, जैसे आप लोग देखते हो कि हार्ट इम्प्लांट होता है, आपकी जो है जो नकली आर्टिफिशियल हार्ट्स लगाया जाता है, आर्टिफिशियल किडनी होती है, आर्टिफिशियल आपकी नी होते हैं, एल्बो होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी इम्प्लांट की जाती है आर्टिफिशियली जो है हमारे बॉडी में। जब हमारी ओरिजिनल ऑर्गन काम करना बंद कर दे तो उसकी जगह पे आर्टिफिशियल आपका जो है सारे ऑर्गन को लगाया जाता है। तो हार्ट जो लगाई जाती है उसको पेस मेकर कहते हैं ना, तो इस तरीके से इम्प्लांट इसको कह रहे हैं। साथ ही ये अगर अकेले में यूज़ हो रहा है तो भी, या फिर किसी और भी पर्पज़ के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ हो रहा है तो भी, जैसे कि डायग्नोस करने के लिए, किसी भी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, या फिर कुछ और भी काम के लिए, तो इसको इस लेजिस्लेशन के अंदर जो है रेगुलेट किया जाएगा। साथ ही मेडिकल इक्विपमेंट में अगर हम लोग देखें तो कौन कौन सी इक्विपमेंट आ रही है, कोई भी इम्प्लांटेबल मेडिकल डिवाइस, जैसे कि नी इम्प्लांट हो रही है, जैसे घुटने जो है आप लोग देखते हो कि किसी किसी ओल्ड पर्सन में क्या होता है ना कि यहाँ पे आपकी साइनोवियल फ्लूइड होती है, हमारे नीज़ में जो आप लोग को बोन देखने को मिलता है उसके बीच में एक साइनोवियल फ्लूइड होती है। उस फ्लूइड के ख़त्म हो जाने के कारण क्या होती है कि हमारे नीज़ जो है ना स्टिक हो जाते हैं और ये बेंड नहीं हो पाती है। आज के डेट में आप लोग फ्लेक्सिबल तरीके से बेंड कर पाते हो, बट ये एक समय के बाद अगर फ्लूइड की कमी हो जाए तो ये बेंड नहीं हो पाती है। सो इन दैट कंडीशंस नी इम्प्लांट होते हैं। सीटी स्कैन होती है, अगर आपके माथे में कहीं भी चोट लगा है या फिर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो उसके लिए सीटी स्कैन कराया जाता है। एमआरआई इक्विपमेंट होती है, जैसे कि आप लोग देखते हो कि मैग्नेटिक रेजोनेंस होती है, तो अगर आप लोग को किसी भी बॉडी के पार्ट को अगर बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है, बहुत ही माइन्यूट सी चीज़ें को देखनी है, तो उसके लिए एमआरआई कराया जाता है। नहीं तो कहीं पे भी आप लोग को अगर देखना है कि फ्रैक्चर है या कुछ भी है तो उसके लिए सिंपली एक्सरे भी करा लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि ये डेफिब्रिलेटर्स भी है, डायलिसिस मशीन भी है, पीईटी यहाँ पे इक्विपमेंट है, एक्सरे मशीन भी है। ठीक है, तो ये सारी ऐसी मेडिकल इक्विपमेंट है जो कि आप लोग समझ गए कि इसमें क्या क्या है, तो इसको भी ड्रग्स के कैटेगरी में रखा गया है। मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल इक्विपमेंट, सारी चीज़ें यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे ड्रग्स जैसा या इसको क्वालिफाई किया जाएगा। जो मैन्युफैक्चरर्स हो गए, इम्पोर्ट करेंगे और सेल करेंगे सारे मेडिकल डिवाइस का, अब उनको ज़रूरत है कि वो सर्टिफाइड किससे कराएंगे, तो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो है उनको यहाँ पे अगर कोई भी तरीके के मेडिकल डिवाइसेस को चाहे मैन्युफैक्चर करानी है, चाहे दूसरे कंट्री में इंपोर्ट करानी है, या फिर उनको जो है चाहे दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करानी है या फिर इनको बेचनी है अपने लोकल मार्केट में या फिर एक्सपोर्ट करानी है, तो उनको पहले अपनी डिवाइसेस की जो है ना यहाँ पे सर्टिफाई करनी होगी और ये सर्टिफिकेशन जो है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। ओके, सो ध्यान रखिएगा इसके बारे में, ईच एंड एवरी पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ मेडिकल डिवाइसेस अमेंडमेंट रूल 2020। तो इसी के तहत अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इस तरीके का आपका एक रूल्स भी लाया गया है जिसमें कि मेडिकल डिवाइस आपका अमेंडमेंट रूल्स 2020 है। तो यहाँ पे न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री रिलीज़ करी है इस तरीके के रूल्स को, और ये पहले की जो रूल्स थी मेडिकल डिवाइस रूल्स 2017, इसी को यहाँ पे अमेंड किया गया है और मैंडेटरी कर दिया गया है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए सारे मेडिकल डिवाइसेस का। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को मैंडेटरी किया गया है। फर्स्ट पॉइंट इज़ दिस, और मेडिकल डिवाइस जो है इसको आपका रजिस्टर कराया जाएगा सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी के साथ, और ये किससे होगा, इसको आप लोग देखोगे कि ऑनलाइन पोर्टल में आइडेंटिफाई कराया जाएगा जिसको कि यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है CDSCO के द्वारा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे CDSCO क्या हो गया, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तो इन्हीं के द्वारा जो ये पोर्टल आपका इस्टेब्लिश किया गया है, तो इसमें पहले आइडेंटिफाई करना है मेडिकल डिवाइसेस को और उसके बाद जो है ना यहाँ पे लाइसेंस दिया जाएगा और यहाँ पे सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा इनको रजिस्टर करके लाइसेंस दिया जाएगा। ये जो रजिस्ट्रेशन है ये आपकी 18 मंथ्स के लिए यहाँ पे आपका वॉलेंट्री है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब इनके बारे में डिटेल देख लेते हैं। अगर ये न्यूज़ में आ गई है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तो यूपीएससी में आप देखते हो प्रीलिम्स में ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में इंक्लूड है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक फील्ड की जो है उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो आपका ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है। तो हेल्थ सर्विस की है ये और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और ये जो है आपकी नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो ये जो आपकी यहाँ पे सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है ये वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर हमारे कंट्री में जो कि न्यू दिल्ली में है, और इस ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत जो है ये आप देखोगे कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये रिस्पॉन्सिबल है कि सारे ड्रग्स को अप्रूव करती है, इसकी क्लिनिकल ट्रायल भी करती है, साथ ही यहाँ पे स्टैंडर्ड भी देखती है सारे ड्रग्स का, कंट्रोल करती है कि अगर यहाँ पे जो इंपोर्टेड ड्रग्स है उसकी क्वालिटी को भी कंट्रोल करती है, कोऑर्डिनेट करती है कि यहाँ पे स्टेट ड्रग्स जो कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है
हैं उनकी एक्टिविटीज़ के साथ भी ये जो है आपकी कोऑर्डिनेट करती है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये स्टेट रेगुलेटर्स के साथ यहाँ पे काम करती है और जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल है कि यहाँ पे लाइसेंस ग्रांट करे किसी भी सर्टेन स्पेशलाइज्ड कैटेगरीज जो कि क्लिनिकल ड्रग्स की है, जैसे कि ब्लड है या फिर ब्लड प्रोडक्ट की है, आईवी यहाँ पे फ्लूइड है, वैक्सीन है, सेरा है। तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जितनी भी यहाँ पे क्रिटिकल ड्रग्स है ना, इसकी स्पेशलाइज्ड कैटेगरीज को यहाँ पे लाइसेंस का भी ग्रांट करती है। तो इनका 2-3 काम है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट। तो ये सारी चीज़ें आपकी मेडिकल टर्म्स में आपके रिलेटेड है, तो इसको भी ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने फाइनलाइज की है इंडिया की फर्स्ट नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट। सो व्हाट इज़ दिस, इसके बारे में डिटेल देखते हैं। ये जो लिस्ट है इसका एम है कि अभी जो करंट हमारी रेगुलेटरी सिस्टम गैप है ना, उसको ब्रीच करना है। यानी कि जो हमारी डायग्नोस्टिक चीज़ों में आप लोग देखोगे कि रेगुलेशंस में कहीं ना कहीं कमी है, तो उसको यहाँ पे आपका जो है पूरी तरीके से फुलफिल किया जाएगा, जो कि यहाँ पे सारे मेडिकल डिवाइस को कवर नहीं करती थी, इन विट्रो डायग्नोस्टिक डिवाइसेस को भी। ठीक है, तो इवन दो अगर हम लोग देखें तो WHO की जो एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट है वो यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट के जैसा काम करती है, जिससे कि हम लोग नेशनल की जो यहाँ पे एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट है उसको डेवलप कर पाएंगे। साथ ही इंडिया की जो डायग्नोस्टिक लिस्ट है उसको कस्टमाइज़ भी किया गया है, प्रिपेयर भी किया गया है, जैसे भी यहाँ पे हमारे इंडिया के हेल्थ केयर प्रायोरिटीज़ के लैंडस्केप में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आपका जो काम है सबसे पहला यही है कि नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट बनाया गया है, और ये जो बनाया गया है ये हमारे ICMR के द्वारा बनाया गया है, जिसमें कि जितने भी हमारी रेगुलेटरी सिस्टम गैप देखने को मिली थी, सारे मेडिकल डिवाइस को कवर नहीं किया जाता था इस लिस्ट में, तो इसको अब यहाँ पे हटा दिया गया है और सारे मेडिकल डिवाइसेस को अब इस लिस्ट में आपका कवर किया जाएगा। इससे क्या है ना कि इंडिया हमारी फर्स्ट कंट्री बन गई है इस तरीके के लिस्ट को कंपाइल करने में। साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी यहाँ पे गाइडेंस दिया जाएगा कि किस तरीके की डायग्नोस्टिक टेस्ट का, यानी कि एक डिसाइड करेंगे कि किस तरीके के हमारी कंट्री में डायग्नोस्टिक टेस्ट होंगे, और वो भी डिफरेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो कि विलेज में हम लोग प्रोवाइड करेंगे, रिमोट एरिया में जो भी ज़रूरत है तो वो सारी जगहों पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे क्या है कि फ्री डायग्नोस्टिक सर्विस इनिशिएटिव यहाँ पे बिल्डअप किया जाएगा। कुछ और डायग्नोस्टिक इनिशिएटिव भी होगी जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री की होगी, जिसके थ्रू हमारी जो डायग्नोस्टिक टेस्ट की जो बास्केट है उसको हम लोग एक्सपेंड कर पाएंगे। सो डायग्नोस्टिक टेस्ट आप लोग समझ रहे हो ना कि कोई भी अगर आप लोग को बीमारी होती है तो डायग्नोस करते हैं, पहले उसको देखते हैं, और डायग्नोस करने का आपका फॉर्मूला कैसे होता है, किस मेथड से डायग्नोस करते हैं, तो मे बी आपके ब्लड सैंपल लेते हैं, आपकी यूरिन सैंपल लेते हैं, है कि नहीं, कफ आपका जो है। अब ये आप लोग देखते हो कि डायग्नोस जो किया जाता है कि वेदर आप लोग को आप लोग कोरोना पेशेंट हो कि नहीं हो, तो एक आपका जो है सैंपल लिया जाता है, यानी कि आप लोग के नाक में जो है, नोज़ में आप लोग देखोगे कि आपके पाइप भी घुसाए जाते हैं, या फिर आप लोग देखोगे कि माउथ में भी आपके पाइप घुसाए जाते हैं, जिससे कि आपके थ्रोट में ना आपकी उस स्वैम्प सैंपल ली जाती है उससे, तो उससे डायग्नोस किया जाता है कि वेदर आप लोग जो है यहाँ पे कोरोना वायरस से आप लोग इन्फेक्टेड हो कि नहीं हो। तो यही डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, हर एक डिफरेंट डिजीज़ेस के लिए हर एक डिफरेंट तरीके का आपका डायग्नोस होता है। पहले देखा जाता है कि क्या आप लोग उस बीमारी से जूझ रहे हो कि नहीं जूझ रहे हो, है कि नहीं। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पे जो भी टेस्ट है ना उसको न्यू प्रोग्राम्स के साथ रेलिवेंट किया जाएगा, जैसे कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स है, और ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर किसके अंदर है, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत है। तो PT 365 की गवर्नमेंट स्कीम्स, आई होप कि आप लोग इसको भी फॉलो कर रहे होंगे, तो उसमें मैं कवर कर चुकी हूँ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो उसके बारे में भी डिटेल वहाँ से आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज नैनो फार्मास्यूटिकल्स। ओके, फार्मास्यूटिकल्स हम लोग किसको कहते हैं, तो जहाँ पे दवा हुआ बनता है, दवा वाला जितने भी मेडिसिन वगैरह आपको वैक्सीन वगैरह जो प्रोड्यूस करते हैं उनको हम लोग यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कहते हैं। तो यहाँ पे न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो काम करती है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम करती है। वो यहाँ पे कुछ गाइडलाइन को ड्राफ्ट की है कि किस तरीके से नैनो जो फार्मास्यूटिकल है ना इंडिया में उसको इवेल्युएट किया जाए। तो आप पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ नैनो फार्मास्यूटिकल और इसके बारे में इतना ज़्यादा हम लोग बात क्यों कर रहे हैं। नैनो साइंस क्या होता है, नैनो साइंस जब आप लोग कोई भी मटेरियल का स्टडी करते हो जो कि नैनो स्केल रेंज में, यानी कि बहुत छोटा, छोटा से भी छोटा, जैसे आप लोग नैनो कार आप लोग देखे हो ना जो टाटा के द्वारा लाया गया था नैनो कार, तो वो कितनी छोटी है, उसको लकटकिया कार भी कहते थे, है कि नहीं। और साथ ही साथ उनको जो है ना चीप कार के भी रेंज में रख दिया गया था। देखिए नैनो कार का जो आज के डेट में हम लोग देखते हैं कि वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। जब वो लॉन्च हो रहा था तब उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी, और जो बुक करने का सिस्टम था वहाँ पे लोगों ने भी बहुत ज़्यादा बुक किया था, लेकिन एक तो उसकी क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं थी। 1 लाख में आपको क्या ही कार मिलेगा, लेकिन फिर भी 1 लाख में आपको 4 व्हीलर मिल रहे हैं, जिसमें कि अगर आप लोग शॉर्ट फैमिली हो, छोटे फैमिली हो, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप लोग मिडिल इनकम फैमिली हो तो आप लोग अगर 2 की जगह 2 व्हीलर की जगह 4 व्हीलर भी आप लोग ले लेते हो तो इससे
बेटर और क्या हो सकता है। बट उसकी ऑल ओवर वर्ल्ड में उसकी मार्केट इसलिए डाउन हो गई ना, क्योंकि उसको किस कैटेगरी में रख दिया गया, उसको चीप कार के कैटेगरी में रख दिया गया, ठीक है। तो चीप कार के कैटेगरी में रखने में ही क्या हो गया कि उसकी जो आपकी पॉपुलैरिटी थी वो सीधे डाउन हो गई। और अगर देखा जाए तो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी अप टू द मार्क नहीं थी। कई बार ऐसा भी देखा जाता था कि हल्के से ठुक जाने पे भी आपका जो है ना वो बिल्कुल पचक सा जाता था, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम है। तो मैं जमशेदपुर से ही हूँ। तो जमशेदपुर में क्या है कि बहुत सारे नैनो, क्योंकि वहाँ पे तो आपको पता है कि टाटा टाटा की वहीं पे है। तो बहुत सारे नैनो कार है। और एक बार तो मेरे ही सामने हुआ था कि ऑटो रिक्शा ने जो है नैनो कार को ठोक दिए थे। तो उसमें क्या हुआ था ना कि ऑटो रिक्शा को कुछ नहीं हुआ था, नैनो कार जो है ना एक साइड से पूरी तरीके से डैमेज हो गई थी। मतलब हल्का सा कोलिजन था और उसमें इतना बड़ा डैमेज हो गया था। तो उससे यही पता चलता है ना कि क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं थी। एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि ऑटो रिक्शा के सामने तो कम से कम नैनो कार जो कि 4 व्हीलर है तो उसमें थोड़ी सी एक कहते हैं ना कि क्वालिटी वाली बात होनी चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा मजाक भी उड़ता है, ठीक है। जमशेदपुर टाटा अगर आप लोग आए हो कभी वहाँ से अगर हो तो आप लोग भी देखे होंगे कितना ज़्यादा कार है, बट आज के भी डेट में चलती है यहाँ पे, है कि नहीं। तो जमशेदपुर में आप आओगे तो आज के भी डेट में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन और कहीं भी आप, मुझे नहीं लगता है कि और भी कहीं देखने को, क्योंकि मैं डिफरेंट डिफरेंट जगह भी गई हूँ तो मुझे नैनो उतना ज़्यादा कहीं भी नहीं दिखता है जितना मुझे जमशेदपुर में देखने को मिला है कि नहीं। खैर कोई नहीं, वही मैं बताना चाह रही हूँ कि छोटा से छोटा, ठीक है। तो नैनो साइंस है, यानी कि छोटे से मटेरियल का अगर स्टडी करते हैं ना जो कि नैनो स्केल रेंज में, तो उसको हम लोग नैनो साइंस कहते हैं। कन्वर्जन अगर हम लोग देखें, कोई भी मटेरियल को अगर हम लोग नैनो स्केल में अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं और यहाँ पे किसी भी आपका फिजियो केमिकल को कन्वर्ट करते हैं, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इन सबको अल्टर करके अगर हम लोग यहाँ पे किसी भी मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं और साथ ही साथ आप लोग देखने को मिलेगा कि कुछ इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ को जिसको यूटिलाइज़ किया जाता है, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट यूज़फुल एक्टिविटीज़ में इसको यूटिलाइज़ भी करते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे नैनो साइंस कह रहे हैं, ठीक है। नैनो साइंस समझिएगा तभी आप लोग को नैनो फार्मास्यूटिकल समझ में आएगा। तो सिंपल सी बात है कि छोटी सी चीज़ों का अगर आप लोग नैनो स्केल्स में जो रेंज है उसके अगर मटेरियल का आप लोग स्टडी करो तो दैट इज़ नोन एज नैनो साइंस। नैनो फार्मास्यूटिकल क्या है, एक इमर्जिंग फील्ड है जिसमें आप लोग नैनो टेक्नोलॉजी को फार्मास्यूटिकल्स के साथ कंबाइन कर दो, बायोमेडिकल साइंस के साथ कंबाइन कर दो, और यहाँ पे जो भी आप लोग को ड्रग डिलीवरी करने के जो टारगेट है वो यहाँ पे पूरी हो पाएगी। और इससे क्या है ना कि इफिकेसी और सेफ्टी पॉलिसी जो है वो यहाँ पे आपका इंप्रूव हो पाएगा। यहाँ पे कोई भी आपका यूनिफॉर्म इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल गाइडलाइंस अभी तक नहीं है नैनो फार्मास्यूटिकल के लिए, यानी कि यहाँ पे कोई भी गाइडलाइंस नहीं है कि किस तरीके की यहाँ पे ड्रग्स होनी चाहिए, कैसे इसको रेगुलेट करना है, लाइसेंस कौन देगी, कैसे इसका मैन्युफैक्चर होगा, कहाँ पे इसका जो है आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, कौन इसके जो है यहाँ पे टैक्स को यहाँ पे मेंटेन करेंगे, और सारी चीज़ें इसकी ऑथोरिटी को, मॉनिटरिंग को, किसी भी तरीके का यहाँ पे आपका गाइडलाइंस नहीं है। तो ये क्या कर रही है ना कि जो लिमिटेशन है कन्वेंशनल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम का, तो उसको यहाँ पे ओवरकम करेगी और एक प्रिसाइज टारगेटिंग देखने को मिलेगा, जिससे कि हम लोग के पास एक एबिलिटी होगी कि हम लोग किसी भी डिजीज़ को यहाँ पे डिटेक्ट कर पाएंगे बहुत ही पहले के स्टेज में, और जो कॉस्ट ऑफ ड्रग्स डिस्कवरी है ना इसको रिड्यूस कर पाएंगे। इसकी बात आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि आप लोग को आज की डेट में अगर कहीं पे भी पेन है, मान लीजिए कि कहीं भी आप लोग को पेन हो रहा है, ठीक है, चलिए आप लोग को हल्का सा प्रॉब्लम अगर मैं बताती हूँ तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है। आप लोग की जो है डाइजेशन सिस्टम सही नहीं है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, तो आप लोग इसको इग्नोर मार देते हो क्योंकि आप लोग को लगता है कि नहीं ऐसा तो कोई ये दिक्कत नहीं है। बट आप लोग समझिए कि हमारी जो पूरी बॉडी चल रही है ना वो पूरी तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम पे बेस्ड है। अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है ना तो इसके कारण आपको बहुत सारी डिजीज़ होने वाले हैं और बहुत सारी ऑर्गन्स हमारी डिफेक्ट होने वाली है। तो सबसे पहले अगर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी नहीं है तो आपकी किडनी तो गई, ठीक है, उसके बाद किडनी गई तो ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाएगा, उसके बाद आपकी हार्ट पे अटैक होगा। तो इस तरीके से ना एक एक ऑर्गन पे अटैक होता है। तो कॉन्स्टिपेशन को इतना लूज मत नहीं लेना चाहिए। क्या होता है कि स्टार्टिंग पीरियड में अगर आपने कॉन्स्टिपेशन की इलाज करा ली, अगर आपने सही से जो है मेडिकेशन वगैरह ले लिया, या फिर कुछ जो है आपका अगर आयुर्वेदिक मेडिकेशन भी आप लोगे तो वो उससे भी आपका जो है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रिलीफ हो जाती है। तो अगर ये इनिशियल स्टेज में अगर आप लोग इसका जो है डायग्नोज कराकर अगर आप लोग मेडिकेशन वगैरह ले रहे हो तो आपकी ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन को आपने इग्नोर किया और काफ़ी दिनों तक अगर आपको ऐसे ही चलते रह रहा है तो इसके बाद क्या होगा ना कि एक दिन के बाद आपकी किडनी फेल हो सकती है, दूसरे दिन आपकी जो है हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके बारे में क्या होगा कि आपकी जो यहाँ पे कॉस्ट है यानी कि दवा की जो डोज है वो बढ़ जाएगी, पैसे खर्च होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको दवा खाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको डॉक्टर के पास दौड़ना पड़ेगा। तो ये क्या होता है ना कि ज़्यादा लेट होने पर आपकी जो आप जो 100 रुपये बचा रहे थे ना उसकी जगह आपको 1000 रुपया भी खर्च करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है ना कि अर्ली स्टेज में अगर कोई भी डिजीज़ का डायग्नोस हो जाता है
तो आपके खर्चे भी कम होते हैं, आपकी टेंशन भी कम होती है, आपके जो जितने भी आपके साथ रहने वाले लोग हैं, आपके अगल बगल के इन्वायरमेंट में भी टेंशन कम होती है। तो बेटर है कि कुछ भी आपके बॉडी में ऊंच नीच होती है, आप लोग को हमेशा डॉक्टर के पास जाके उसको चेकआउट कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी में क्या हो रहा है नो बडी नोज। आप भी नहीं जानते हो कि आपकी बॉडी में अगर कुछ भी चीज़ें पेन कर रही है तो वो क्यों कर रही है, रीज़न नहीं पता, हम लोग खुद से ही डॉक्टर बनने लग जाते हैं। तो ये काम मत कीजिए। तो यही चीज़ है कि यहाँ पे अगर हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी को, नैनो फार्मास्यूटिकल को अगर हम लोग यहाँ पे इन्हांस करते हैं ना, इस फील्ड पे ज़्यादा काम करते हैं, तो इससे क्या होगा कि हम लोग अच्छे तरीके से डिजीज़ को डिटेक्ट कर पाएंगे, और वो भी बहुत ही पहले वाले अर्ली स्टेज में। और इससे क्या होगा कि आफ्टर ऑल जो ड्रग्स के पैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगते हैं, ड्रग्स मीन्स मेडिसिन के पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो ये सारे पैसे में बचत होगी, है कि नहीं। तो आइए अब देखते हैं कि साइलेंट फीचर्स क्या क्या है, यानी कि जो भी यहाँ पे गाइडलाइंस ड्राफ्ट की जा रही है तो उसकी कुछ फीचर्स आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले इसकी एम यही है कि एक क्वालिटी प्रोवाइड करनी है, यानी कि जो भी आपका डोज दिया जाएगा, ड्रग्स का डोज दिया जाएगा, उसमें क्वालिटी होगी। सेफ्टी का भी यहाँ पे मेजर्स रखा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके की आपकी मेडिकेशंस होगी उसमें किसी भी पेशेंट को यहाँ पे साइड इफेक्ट ना हो। साथ ही यहाँ पे एफिकेसी भी होगी। और जो नैनो टेक्नोलॉजी की कमर्शलाइजेशन है इसको भी इंकरेज किया जाएगा, वो भी यहाँ पे हाई बेनिफिट होगी और लो रिस्क रेशियो होगी। इस तरीके का इनोवेशन होगा, यानी कि यहाँ पे अगर किसी भी तरीके का मेडिकेशन किया जाएगा तो यहाँ पे क्या है ना कि हाई बेनिफिट हो, यानी कि बेनिफिट की चांसेस ज़्यादा हो और रिस्क की चांसेस यहाँ पे कम हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपकी नैनो फार्मास्यूटिकल को डिफाइन भी किया गया है। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन अगर यहाँ पे किया जाता है तो इसमें नैनो पार्टिकल्स की जो यहाँ पे साइज़ है वो आपकी 1 से 100 नैनोमीटर होगी, और ये आपका इंटरनल और एक्सटर्नल एप्लीकेशन होगा, यानी कि हमारे बॉडी में किसी भी तरीके के डायग्नोस करने के लिए या फिर किसी भी हेल्थ बेनिफिट के लिए अगर इंटरनली भी अगर डायग्नोस करनी है या फिर एक्सटर्नली भी अगर यहाँ पे अप्लाई करनी है तो दोनों तरीके से अप्लाई किया जाएगा। और यहाँ पे नैनो मटेरियल की जो साइज़ है वो 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो प्रिपरेशन जो है इसका साइज़ आपका एक और भी इंक्लूड किया गया, यानी कि इतने के बीच में तो आपका रहेगा ही, साथ ही साथ यहाँ पे 100 नैनोमीटर से आपका 1000 नैनोमीटर के बीच में भी यहाँ पे आपकी पार्टिकल साइज रहेगी। कैटेगराइज किया गया है, 2 भाग में इसको डिवाइड किया गया है नैनो फार्मास्यूटिकल को। फर्स्ट वन इज बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स एंड सेकंड वन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स। बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स का कहने का ये मतलब है कि जैसे आज के डेट में आप देखोगे कि ड्रग्स डिलीवरी, जैसे कि आप लोग कोई भी तरीके का मेथड लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। मान लीजिए कि सैलाइन वाटर आप लोग ले रहे हो, उसमें कभी कभी समटाइम्स जो है आपका मेडिसिन या फिर इंजेक्शन दे दिया जाता है, जो सैलाइन वाटर से ही आपके बॉडी में जो है 2 घंटा 3 घंटा समटाइम्स लग जाते हैं। लेकिन इस तरीके से यहाँ पे आपका नैनो मटेरियल का इस्तेमाल करके, नैनो फार्मास्यूटिकल का इस्तेमाल करके क्या होगा ना कि आपकी यहाँ पे टाइम भी रिड्यूस होगी, और साथ ही साथ यहाँ पे फास्ट ड्रग्स डिलीवरी होगी और टारगेटेड एरिया को ये हिट करेगी, यानी कि जहाँ पे भी आपका टारगेट है, जिस तरीके की डिजीज़ को यहाँ पे ठीक करना है, मेनली वही जगह पे ठीक किया जाएगा, और यहाँ पे ड्रग्स डिलीवरी बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज़ होगा। साथ ही बेटर इनकैप्सुलेशंस होगी, कंट्रोल रिलीज़ किया जाएगा, और जो टॉक्सिक पोटेंशियल है उसको कम किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फार्मास्यूटिकल का भी जब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है तो टॉक्सिक मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है, यहाँ पे आपका प्रोडक्शन भी होता है, तो उसको कम किया जाएगा। जैसे आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हो, एल्ब्यूमिन है, सिटोसिन है, गेलाटिन है, तो ये सारी है। एक और तरीके का देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपकी नॉन बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स है, यानी कि ये आपका लेस यूज़ होता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, क्योंकि इसकी सिस्टम्स जो है बहुत कॉमनली यूज़ होती है कॉस्मेटोलॉजिकल में, यानी कि यहाँ पे कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स में आपको जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल जो नैनो पार्टिकल्स है उसका इस्तेमाल आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट सारे जो नॉन बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स है ना उसमें पोटेंशियल है टॉक्सिक इफेक्ट का। दैट्स वाई ये आप देखोगे कि जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं। कहने का मतलब है कि वो हमारे स्किन्स के लिए उतना ज़्यादा हेल्दी नहीं होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जितनी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, अगर जितनी भी गर्ल्स यूज़ करते हैं हम लोग, तो आप लोग उसके साइड इफेक्ट ज़रूर देखने को मिलते हैं। किसी किसी की स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है तो पिंपल्स एक्ने की भी प्रॉब्लम होती है, और लिपस्टिक वगैरह इतना यूज़ करते हैं तो उससे जो है लिप्स डार्क भी हो जाती है, एक शेड तो आपकी डार्क हो जाती है। साथ ही आपकी स्किन में भी जो है कहीं ना कहीं रिंकल्स, रैशेस, ये सारी चीज़ें ज़्यादा आने लगती है। अगर आप लोग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स अगर अच्छे ब्रांड का इस्तेमाल नहीं करो तो बहुत प्रॉब्लम होता है। इसलिए हमेशा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स अच्छे ही ब्रांड की यूज़ करनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग ये चीज़ों को समझ रहे हैं कि यहाँ पे आपकी जो है यहाँ पे कैटेगराइज भी देख लिए नैनो पार्टिकल्स का, नैनो फार्मास्यूटिकल आपकी टेक्नोलॉजी का, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी। लेकिन एक मैं यहाँ पे आपको वीडियो क्लिप दिखाती हूँ जिससे कि आपको ये समझ में आएगा ना कि अभी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिकल के यहाँ पे नैनो फार्मास्यूटिकल के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी क्यों कर रहे हैं। ये वीडियो क्लिप देखिए, उसके बारे में, उसके बाद आपकी ये कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो इस वीडियो में आप लोग देख सकते हो कि पहले क्या होता है कि सलाइन वाटर से अगर आप लोग देखोगे इस तरीके से आपकी जा रही है तो इससे क्या है ना कि यहाँ पे आपका जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, 3 घंटे तक भी यहाँ पे आपके जो है मेडिकेशंस की टाइम लगती है। लेकिन जैसे ही ये इंजेक्शंस के तौर पर आपका ये फार्मास्यूटिकल दिया जाता है, जो आपके ड्रग्स है, तो ये टाइम रिड्यूस होकर आपके 7 मिनट्स तक भी जो है आपके बॉडी में अंदर हो जाएगी और ये काम करेगी। तो ये जो आपका यहाँ पर ड्रग्स अंदर जा रहा है तो जितनी भी यहाँ पर टारगेटेड एरिया है ना बस उसी को हिट करेगी। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये जितने भी आपके टिश्यू
टिश्यूज़ वगैरह है उसमें अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है तो उसको रिपेयर करती है। उसके बाद धीरे धीरे हमारे बॉडी में बहुत फास्ट तरीके से ये डिज़ोल्व होती है, बहुत फास्ट तरीके से ये टारगेटेड एरिया को सर्च करती है। उसके बाद हमारे वेंस में जाती है, वेंस में सर्च करते हुए फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि ये ब्लड वेसल्स में भी जाएगी। ये देखिए इस तरीके से ये ब्लड वेसल्स में भी जाती है। तो हर जगह ये फाइंड आउट करती है कि कहाँ पे हमारे प्रॉब्लम्स हैं। उसी तरीके से आपको बॉडी में, पूरे बॉडी में ये आपको सर्च करते हुए दिखेगी, और जब ये टारगेटेड एरिया को फाइंड आउट कर लेती है तब उसको यहाँ पे जो है रिपेयर करने का कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देखो कि जो ड्रग्स हमारे अंदर जाती है वो कैसे काम करती है। ये इस तरीके से पूरी बर्स्ट आउट हो जाएगी और ये जो आपके बॉडी में ये खराबी थी ये पूरी तरीके से अब ठीक हो जाएगी। सो इस वीडियो क्लिप से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग समझ गए हो कि कितना ज़्यादा फास्ट डिलीवरी हुआ। जो हम लोग को सैलाइन से ये आपका 3 घंटा 4 घंटा लग रहा था, वो सिर्फ आपका इस तरीके का जो हम लोग नैनो फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो विदिन 7 to 8 मिनट्स में ये हमारे बॉडी में जाकर फास्ट डिजॉल्व होती है और टारगेटेड एरिया को हिट करती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे नैनो मटेरियल के नेचर के बारे में देखें, आई होप कि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी कि क्यों हम लोग यहाँ पे नैनो फार्मास्यूटिकल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नैनो मटेरियल जो है ना, ये ऑर्गेनिक भी होती है, इनऑर्गेनिक भी होती है अपने नेचर में। तो दोनों तरीके की नेचर होती है। ऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको नैनो मटेरियल्स देखने को मिलेंगे, नैनो पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने होते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी है, जैसे लिपिड है, आपकी लिक्विड जितनी भी चीज़ें हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, तो ये सारी चीज़ें हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आती है। ये प्राइमरली डेवलप्ड होती है, वो भी ड्रग्स डिलीवरी के लिए। और फिर यहाँ पे जो भी रिस्क है इस तरीके के टॉक्सिसिटी से, यानी कि यहाँ पे जो आपका टॉक्सिसिटी से जो भी रिस्क है उसको यहाँ पे कम करती है। ये काम है ऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स का। इनऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स जो है ना, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं अगर हम लोग इसको कंपेयर करें ऑर्गेनिक नैनो स्ट्रक्चर से। ये ईजी होते हैं कि इसको यहाँ पे एक डिफाइंड साइज़ के साथ प्रिपेयर किया जाता है। बहुत ही नैरो साइज़ के भी होते हैं, ये छोटे छोटे साइज़ के होते हैं। इनऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स आप देखोगे तो ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, यानी कि आसानी से कहीं से भी आपका ये जो है ये मिक्सअप नहीं होते, डिजॉल्व नहीं होते। मल्टी कंपोनेंट अगर नैनो पार्टिकल्स के बारे में बात करें तो ये नैनो पार्टिकल्स होते हैं जिसमें आपको डिफरेंट मटेरियल्स देखने को मिलेंगे। 2 भी हो सकते हैं या फिर 2 से ज़्यादा। तो नेचर आप समझ के, नेचर भी 2 तरीके का है। यहाँ पे आपका जो है ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक आपका जो है ना बहुत ही ये आपको देखने को मिलेगा कि इसमें आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जैसे लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट है, और ये जो है ना आपका डेवलप करते हैं, यानी कि ड्रग्स डिलीवरी को डेवलप करते हैं और जो भी टॉक्सिक मटेरियल हमारे बॉडी में उसको रिड्यूस करते हैं। इनऑर्गेनिक में आपको देखने को मिलेगा कि ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, नैरो साइज इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें नैनो फॉर्म, जो भी इंग्रेडिएंट है इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो नैनो कैरियर है, एक तरीके का नैनो मटेरियल है जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल में यूज़ होता है, और वो भी दूसरे सब्सटेंस के साथ, जैसे कि ये ड्रग्स वगैरह हो गया। कुछ जो है यहाँ पे कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल ड्रग्स भी है जिसको कि यहाँ पे नैनो क्रिस्टल में कन्वर्ट किया जाता है। अगर हम लोग एप्रोप्रिएट स्टेटस देखें ड्रग्स और नैनो मटेरियल का, तो यहाँ पे क्या है ना कि मैंडेट किया गया है कि जो भी यहाँ पे टेस्टिंग वगैरह अगर करना है नैनो फार्मास्यूटिकल्स की, तो वो इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए। और इसको जो है ना, जो जनरल रिक्वायरमेंट है, यानी कि स्पेसिफाइड किया गया है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945, तो इसी के तहत यहाँ पे आपका मैंडेट किया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे इसी के लिए एक नैनो मिशन भी है हमारे यहाँ, मिशन ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसके बारे में भी आप लोग देख ही लीजिए। इसमें क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है नैनो मिशन को 2017 में ही लॉन्च की थी, और ये एक तरीके का अम्ब्रेला कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, यानी कि बहुत बड़ी प्रोग्राम है। इसके अंदर भी आपको सब प्रोग्राम देखने को मिलेंगे। ये जो मिशन प्रोग्राम है ये टारगेट करते हैं सारे साइंटिस्ट को, सारे इंस्टीट्यूशन को, इंडस्ट्रीज़ को जो भी हमारे कंट्री में है। इससे क्या होता है कि नैनो साइंस में जो भी एक्टिविटीज़ है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे बेसिक रिसर्च होगी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होंगे, यहाँ पे आपका रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होंगे। तो ये सारी चीज़ों को करके जो है ना हम लोग यहाँ पे अपने नैनो साइंस और टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे। इसको यहाँ पे आपका जो है नैनो मिशन काउंसिल बनाया गया है, जिसको यहाँ पे जो अच्छे खासे यहाँ पे आपके एमिनेंट साइंटिस्ट होंगे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उस फील्ड के आपके जो यहाँ पे दिग्गज होंगे, बहुत ही ज़्यादा स्कॉलर टाइप के होंगे, उनको यहाँ पे जो है इनके चेयरमैन बनाया जाएगा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो अब तक हम लोग जितना भी पढ़े उससे आई थिंक कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर क्वेश्चंस पुट कर सकते हो, मैं आंसर देने का ज़रूर कोशिश करूँगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि ट्रेडिशनल मेडिसिन न्यूज़ में क्यों है। रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है वो यहाँ पे होस्ट करी है WHO को, और ये मीटिंग हुआ था जिसमें कि एक स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी और जो बेंचमार्क डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे डेवलप किया गया है, जिससे कि हम लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रैक्टिस करें। ट्रेडिशनल मेडिसिन जैसे ही बोला जाता है ना, तो आपके दिमाग में आना चाहिए
आयुर्वेदिक वगैरह, ठीक है। या फिर आप लोग आयुष मिनिस्ट्री को भी याद कर सकते हो, आयुष, जिस पे हम लोग PT 365 पे भी बहुत अच्छे से मैं आपको समझाई हूँ सारी चीज़ें। यहाँ पे आपको और भी एक वाइड वर्जन देखने को मिलेगा, एक एक मीनिंग का, एक एक वर्ड की मीनिंग हम लोग देखने वाले हैं कि आयुष में हर एक वर्ड है उसमें क्या क्या इसकी मीनिंग है, डिटेल में मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। WHO जो है एक बेंचमार्क डॉक्यूमेंट यहाँ पे डेवलप किए कि जिसमें हम लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन को यहाँ पे एक प्रैक्टिस करेंगे, और इसमें क्या है, आयुष है। इट मीन्स कि A फॉर आयुर्वेद एंड पंचकर्म यूनानी है। इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजीज डॉक्यूमेंट है जो कि आयुर्वेद, सिद्धा और यूनानी में है। आगे मैं बताती हूँ, ठीक है। नहीं तो यहीं पे आप देख लीजिए आयुष, ठीक है, एक बार फुल फॉर्म देख लीजिए फिर आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। A फॉर आयुर्वेद, Y फॉर योगा, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा एंड H फॉर होम्योपैथ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली आयुर्वेद की, और आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी की डेवलपमेंट। अगर हम लोग इस तरीके के बेंचमार्क डॉक्यूमेंट का देखें तो ये इंक्लूड किया गया है PCA में, यानी कि प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट में, और इसको साइन किया गया था WHO और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बीच में। तो यहाँ पे जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसी को यहाँ पे डेवलप करने की बात की जा रही है। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन ऐसे आप लोग देखते हो कि ऋषि मुनि जो है इस तरीके से बनाते थे, उसी का इस्तेमाल किया जाता था। तो पहले समझते कि ये ट्रेडिशनल मेडिसिन है क्या। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है एक ग्रुप ऑफ हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस है और प्रोडक्ट है जो कि हमारे बहुत पूर्वजों के द्वारा इसको इस्तेमाल किया जा रहा है लॉन्ग हिस्ट्री में। जैसे कि आप लोग देखते हो, एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दूं तो हल्दी, टर्मरिक जिसको कहते हैं, तो ये जो हल्दी होती है आप लोग देखते हो कहीं भी कट फट जाए, या फिर आपके फेस में भी किसी भी तरीके का पिंपल्स वगैरह, या फिर आपके रिंकल्स, कुछ भी तरीके का डार्क सर्किल, स्पॉट है, कोई भी दाग है, एक्ने स्पॉट है, तो सबको ये दूर करती है हल्दी। हल्दी आप लोग पीजिए भी, दूध हल्दी भी पीजिए अगर आप लोग के बॉडी पेन भी हो रही है, या फिर किसी भी तरीके का आपको बुखार उखार कुछ भी है, तो आप लोग हल्दी का अगर सेवन करते हो ना, तो उसको जो है काफ़ी हिस्टोरिकल टाइम से इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। तो ये एक्चुअली वर्क करती है, तो इसलिए यहाँ पे जो है हम लोग इसको ट्रेडिशनल मेडिसिन कहते हैं। ये फ्रीक्वेंटली यहाँ पे रेफर किया जाता है मेडिकल नॉलेज, जो कि यहाँ पे हमारे यहाँ के कल्चर के द्वारा डेवलप किया गया है। और ये इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, मिनरल बेस्ड मेडिसिन होती है, स्पिरिचुअल थेरापिस्ट होते हैं, मैनुअल यहाँ पे टेक्निक्स होती है जो कि यहाँ पे किसी भी बीमारी को, इलनेस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और वेलबींग को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। मेजर जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है इस इंडिया में, ये आपका आयुष है, यानी कि इसमें भी आपको आयुर्वेद, योगा, सिद्ध, यूनानी और सोवा रिग्पा और नेचुरोपैथी ये सब देखने को मिलेगा, जिसको कि हम लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन के कैटेगरी में रखते हैं। तो मे बी UPSC में इस तरीके से आपका एक स्टेटमेंट बन सकता है कि आपकी ट्रेडिशनल मेडिसिन में कौन कौन सी यहाँ पे चीज़ें आती है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स। ओके, अब देखते हैं कि WHO की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रैटेजी है ये कब से कब तक है, 2014 से 2023 में है। और ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें 2 गोल है। सबसे पहला क्या है कि यहाँ पे मेंबर स्टेट को सपोर्ट करना है कि वो अपने यहाँ ट्रेडिशनल मेडिसिन को जो पोटेंशियल है उसको और ज़्यादा बढ़ाए, जिससे कि लोगों की हेल्थ अच्छी हो, लोगों का वेलनेस हो सके, और पीपल सेंटर्ड यहाँ पे हेल्थ केयर हो। साथ ही यहाँ पे सेफ और इफेक्टिव यूज़ होना चाहिए ट्रेडिशनल मेडिसिन का। और ये कैसे होगा, तो हम लोग को प्रोडक्ट को रेगुलेट करनी है, प्रैक्टिस को रेगुलेट करनी है, और प्रैक्टिशनर को यहाँ पे रेगुलेट करनी है। ये जो गोल है ये आपका रीच किया गया है यहाँ पे 3 स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव जो है उसको इंप्लीमेंट करके। इट मीन्स कि यहाँ पे जो नॉलेज बेस है उसको बिल्ड किया जाएगा, फॉर्मुलेट किया जाएगा नेशनल पॉलिसीज़ के द्वारा, स्ट्रेंथन की जाएगी जो भी सेफ्टी, क्वालिटी और इफेक्टिवनेस है, और ये रेगुलेशन के थ्रू होगी। और साथ ही साथ यहाँ पे प्रमोट भी किया जाएगा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, जिसके थ्रू हम लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन सर्विस को यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, और यहाँ पे सेल्फ हेल्थ केयर को भी लेकर आएंगे हमारे नेशनल हेल्थ सिस्टम में। बेनिफिट क्या है इस तरीके से, अगर हम लोग देखते हैं कि ट्रेडिशनल मेडिसिन का बहुत ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करने के लिए फोकस करें, अब हमारी सरकार भी फोकस कर रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी खासी बेनिफिट होगी, तभी तो हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला है कि हमारे यहाँ की जो हेल्थ सर्विस में गैप है उसमें ये एड्रेस करेगी। ट्रेडिशनल मेडिसिन जो थेरेपीज़ है ना, ये जनरली काफ़ी ज़्यादा कॉमनली यूज्ड भी होता है लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में, और ये अवेलेबल भी अच्छे तरीके से होती है। अगर हम लोग WHO के डेटास के हिसाब से देखें तो इंडिया में जो 70% पॉपुलेशन है ना, वो आज की भी डेट में ट्रेडिशनल मेडिसिन पे ही डिपेंड है अपने प्राइमरी हेल्थ केयर को। जैसे कि मैं आपको बताई ना, कुछ भी कटता फटता है आप हल्दी लगाओ, डिटॉल से क्लीन करो और हल्दी लगा लो, उस जगह पे एलोवेरा हल्दी का मिक्सचर लगा लो, बहुत ही जल्दी वो ठीक हो जाएगा। या फिर आप लोग को बॉडी पेन है या फिर कहीं भी दर्द है तो आप लोग दूध हल्दी का ज़रूर सेवन करो। अभी तो कोरोना वायरस में भी ऐसा कहा जा रहा है कि दूध हल्दी का सेवन करना चाहिए, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग रहे। बच्चों को देना चाहिए, एडल्ट को देना चाहिए, बूढ़े लोगों को देना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग देख रहे हो। ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात करूँ तो यहाँ पर लो कॉस्ट सर्विस भी है, बहुत ही सस्ते दाम में मिल जाता है, और इसके साइड इफेक्ट भी बहुत कम है। जो भी आप लोग एलोपैथी मेडिसिन वगैरह लेते हो, होम्योपैथी के साइड इफेक्ट
इफेक्ट तो नहीं होती है, लेकिन एलोपैथी मेडिसिन जो होती है उसकी कहीं ना कहीं आपको साइड इफेक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। और ट्रेडिशनल मेडिसिन की तो सबसे प्लस पॉइंट यही है कि इसमें आपको साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। ट्रीटमेंट होता है, बहुत सारे डिजीज़ का इसमें ट्रीटमेंट है। WHO जो है वो यहाँ पे एक्नॉलेज करी है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन और इसके प्रैक्टिशनर्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं कि क्रॉनिक इलनेस को किस तरीके से ट्रीट किया जाए, साथ ही लोगों की जो क्वालिटी है लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ उसको भी इंप्रूव करना है, और वो भी बहुत सारे इनक्यूरेबल जो डिजीज़ है ना उससे भी। तो ये एक बात हो गई। साथ ही हॉलिस्टिक अप्रोच है ट्रीटमेंट का। आयुर्वेद में आप देखोगे तो ह्यूमन बींग को यहाँ पे देखा जाता है कि कॉम्बिनेशन है किस चीज़ की, बॉडी, माइंड, सोल और सेंस की। तो अगर हम लोग को इनके किसी भी बीमारी को ट्रीट करना है तो सिस्टम जो है ना ये चारों चीज़ में देखा जाता है, और पेशेंट को यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे ट्रीट किया जाता है, यानी कि चारों चीज़ों को दिमाग में रख के, बॉडी, माइंड, सोल और सेंस को। नेक्स्ट है यहाँ पे न्यू ड्रग्स डेवलपमेंट भी है। ट्रेडिशनल नॉलेज में अगर देखें तो ये एक बहुत अच्छा खासा गाइडेंस भी प्रोवाइड करती है कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्लांट मटेरियल को ऑब्टेन करें, सेलेक्ट करें, जिससे कि एक अच्छा खासा यहाँ पे एक पोटेंशियल थेरापेटिक इंटरेस्ट भी यहाँ पे निकल कर आएगा। ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात करें तो ये बहुत सारे मॉडर्न जो एंटी मलेरियल यहाँ पे ड्रग्स है उसकी भी सोर्सेज यहाँ पे दिखाती है। तो ये सारी चीज़ें जो कि आप लोग देख सकते हो कि इनका जो बेनिफिट है ये इतने लार्ज स्पेस पे है, वाइड एरिया में बेनिफिट है। अब आइए एक एक करके हम लोग सबके बारे में डिटेल में देखते हैं कि व्हाट इज़ आयुर्वेद, व्हाट इज़ योग, व्हाट इज़ यहाँ पे आपकी सिद्ध वगैरह सब कुछ। तो आयुर्वेद के बारे में पहले देखते हैं। ये हमारी एंशियंट मेडिसिन सिस्टम है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, जो कि मेनली फोकस करती है हेल्दी लिविंग के ऊपर, यानी कि जो भी आपको बीमारी है उसकी ट्रीटमेंट अच्छे से हो और आप अच्छे से स्वस्थ रहकर अपनी ज़िंदगी जी सको। मेन कंसेप्ट अगर आयुर्वेदा का देखें तो ये आपकी हीलिंग प्रोसेस से रिलेट करती है, यानी कि कोई भी बीमारी है, कोई भी कटी फटी चीज़ है वो आपका हील करेगा। पंचकर्म एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट थेरेपी है जिसमें कि आपकी 5 चीज़ों को यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेस में आपका कंबाइन किया गया है, और इसका एम है कि जो अम्मा है यानी कि टॉक्सिक है, बॉडी में जो गंदगी है उसको हटाना है। ये प्रोसेस जो है ये वामावन है, एमेसिस थेरेपी है यानी कि वोमिटिंग है, या फिर आपका परगेशंस है, अस्थमा अस्थापना है, या फिर यहाँ पे अनुवसन है, ऑयल एनिमा, या फिर नस्याम। तो ये सारी 5 चीज़ों से ये मिलकर बनी है, बट इतना आप लोग को ध्यान नहीं रखना है, बस ध्यान रखना है कि ये हमारे बॉडी से टॉक्सिक चीज़ों को रिमूव करती है। ठीक है। योगा की बात करूँ तो इसके बारे में तो आप लोग एवरीबडी नोज़, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू आप लोग करते ही होंगे मॉर्निंग में योगा। तो योगा एक वन ऑफ द 6 सिस्टम ऑफ वैदिक फिलॉसफी है जो कि काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है, हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा पीस यहाँ पे देती है और एक बहुत अच्छा हार्मनी लेकर आती है हमारे माइंड और बॉडी के बीच में। ये एक तरीके का आर्ट एंड साइंस है जो कि हेल्दी लिविंग के लिए है। ठीक है। तो मैं तो कहूँगी योगा ज़रूर किया कीजिए, प्राणायाम ज़रूर किया कीजिए, या फिर आप लोग जो है अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, आपका कपालभाति, ये सारी चीज़ें ज़रूर किया कीजिए, मेडिटेशंस कीजिए, बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। अभी जैसे थोड़ा फ्रस्ट्रेशन का टाइम है, घर में रह के बोर हो रहे हो, इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, कुछ भी तरीके से अगर बोर होते हो, कुछ भी तरीके से माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रही है, तो आप लोग मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। सिद्धा की बात करूँ तो ये एक तरीके का अचीवमेंट है सिद्धार्थ है, जहाँ पे सेंट पीपल्स जो होते हैं, ऋषि मुनि जो होते हैं, वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा रिजल्ट भी अचीव किए हैं मेडिसिन में। 18 सिद्धार्थ है जिनका यहाँ पे कंट्रीब्यूट देखने को मिलता है कि मेडिसिनल सिस्टम में डेवलपमेंट का उनका बहुत अच्छा खासा यहाँ पे कंट्रीब्यूट है। यूनानी सिस्टम की बात करें तो मेडिसिन में यूनानी सिस्टम जो है ये इंडिया में ही इंट्रोड्यूस किया गया था। ये अरब्स और पर्शियन के द्वारा किया गया था, वो भी 11वीं सेंचुरी में। इसमें क्या है ना कि हर्बल मेडिसिन की यहाँ पे आपका जो है यूज़ देखने को मिलेगा। डाइटरी प्रैक्टिसेस होती है, अल्टरनेटिव थेरेपीज़ होती है। यूनानी मेडिसिन है जो कि जितनी भी तरीके की डिजीज़ होती है ना उसको प्रिवेंट किया जाता है और ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे सोवा रिग्पा। तो सोवा रिग्पा भी एक एंशिएंट इंडियन मेडिकल सिस्टम है जो कि आपकी पूरी इंटायर ट्रांस हिमालयन रीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा इनरिच है। एज़ प्रेजेंट आप देखोगे तो सोवा रिग्पा जो है पॉपुलर काफ़ी ज़्यादा है हिमालय सोसाइटीज़ में, स्पेशली आपको जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा जो है आपकी इंपॉर्टेंट है। साथ ही ये दूसरे कंट्रीज़ में भी प्रैक्टिस की जाती है, जैसे भूटान, मंगोलिया, रशिया, तो उसमें भी आपको सोवा रिग्पा का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। व्हाट इज़ नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी। नेचुरोपैथी एक तरीके का आर्ट एंड साइंस है हेल्दी लिविंग के लिए, और एक ड्रगलेस सिस्टम है किसी भी चीज़ को हील करने के लिए, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिजीज़ है, अगर उसको हील करने का आपका एक नेचुरल तरीका है जिसको हम लोग नेचुरोपैथी कहते हैं। होम्योपैथी क्या है, एक मेडिकल सिस्टम है जो कि एक बिलीफ के ऊपर बेस्ट करती है कि बॉडी को ये अपने आप ये क्योर करेगी। तो ये जो प्रैक्टिस है ना इसमें आपकी टाइनी अमाउंट ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस का इस्तेमाल होता है, जैसे प्लांट्स और मिनरल्स है, तो इसका एक बहुत ही कम आपका उपयोग होता है, और ये बिलीव किया जाता है कि हमारे हीलिंग प्रोसेस को बहुत ही अच्छे तरीके से स्टिमुलेट करेगी। तो ये पूरी बात रही हमारी आयुष के बारे में, और नेचुरोपैथी यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में देख लिए। अब रिलेटेड न्यूज़ है, यहाँ पे आप लोग देखो कि ये बहुत ही भयंकर सी नाम दी गई है, ICOSDITAUS। तो इसकी फुल फॉर्म ही देख लेते हैं। इट्स स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्टैंडर्डाइज ऑफ डायग्नोसिस एंड टर्मिनोलॉजीज इन आयुर्वेद, यूनानी एंड सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसकी यहाँ पे आपकी फुल फॉर्म है जो कि ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड WHO के द्वारा। तो ये आप लोग
ध्यान रखिएगा, ये पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ दिस, तो ये तो बहुत ऐसी अजूबा चीज़ें लग रही है, तो आप लोग को यहाँ पे फुल फॉर्म पता होगा ना, तो आप लोग आंसर कर लोगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है कि जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है डिजीज़ का, उसको ये कमिटमेंट को लेकर आया गया है, इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे जो आपकी ICD-11 है इसको इम्प्लीमेंट करना है। फर्दर यहाँ पे डिप्लीमेंट आपका डेवलपमेंट भी करनी है। 16 कंट्रीज़ है जो कि इस कॉन्फ्रेंस में पार्ट करी है, तो इंडिया के साथ साथ और कौन कौन सी कंट्री है थोड़ा बहुत नज़र देख लीजिए। इंडिया है, श्रीलंका है, मॉरिशस है, सर्बिया, यहाँ पे क्यूरेकाओ, क्यूबा, म्यांमार, इक्वेटोरियल गिनिया, कतर, घना, भूटान, उज्बेकिस्तान, स्विट्ज़रलैंड, ईरान, जमैका और जापान, इतने कंट्रीज़ है जो कि इसके साथ आपको देखने को मिलेंगे। आउटकम क्या है कि यहाँ पे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशंस आपका कलेक्शंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन पे अडॉप्ट किया गया है। साथ ही ये एम्फेसिस करेगी कि सारे कंट्रीज़ को कमिटमेंट दिया जाएगा ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए, जो कि सिग्निफिकेंट एरिया है हमारे हेल्थ केयर के लिए, तो इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ है, ICD के बारे में अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये है क्या। ICD एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जिसमें कि सारी डिजीज़ को रिपोर्ट किया जाता है, हेल्थ कंडीशन को रिपोर्ट किया जाता है। ये एक तरीके का डायग्नोस्टिक क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड है जो कि सारे क्लिनिकल और रिसर्च पर्पस के लिए है। ICD में अगर देखें तो यहाँ पे जो यूनिवर्स ऑफ डिजीज़ है, डिसऑर्डर है, इंजरीज है या कोई भी हेल्थ कंडीशन से रिलेटेड है, तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। और ICD ये किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? तो ये मेंटेन किया जाता है WHO के द्वारा। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखनी है। कुछ इसी से रिलेटेड न्यूज़ है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करी है कि हमारे यहाँ एक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रोग सोवा रिग्बा को यहाँ पे आपका इस्टेब्लिश किया जाएगा, वो भी लेह वाले रीजन में, और एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन होगी जो कि काम करेगी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर। तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपकी फैक्ट्स एंड फिगर है। ये जो इंस्टीट्यूट होगी इसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपका प्रोवाइड किया जाएगा सारे स्टूडेंट जो कि सोवा रिग्बा के होंगे, तो उनको बस इंडिया में ही ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, बट इनको दूसरे कंट्री से भी काफ़ी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। ओके, सो गाइस आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। फिर भी कोई डाउट करिए, सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोग को PT 365 की पहले की लेसन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं हाफ से PPT के फॉर्म में पढ़ा रही हूँ, इससे पहले मैं PDF से पढ़ाती थी, तो वो सारी आपको लेसन चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो risika.ch77@gmail.com में। मैं आपको सारे लेसन वहाँ पर भी प्रोवाइड कर दूँगी, लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी, तो आप लोग पहले की भी जो लेसन है वो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। लेकिन टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन हो लीजिए, ये सारी लेसन्स आप लोगों को वहीं पे मिल जाएगी, प्रीवियस लेसन भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर और मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आप लोगों को मेरी न्यू लेसन्स की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।